गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नवदीप जायसवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के पाठ 17 सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूं। आइए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सर्वधन नाम, अर्थात वह नाम जो सबके लिए होता है, वह कहलाता है सर्वनाम। वैसे तो अब इस पाठ को आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी कि नाम की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग किया करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, नाम को छोड़ के। वह, उसे, वह, मेरा, तुम्हारा, उसने, किसने, ये सभी शब्द जो होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जाए अर्थात किसी अन्य का बोध होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने आदि। अब देखिए, इसके भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी कि जो बोलने वाला है अपने लिए करता है, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे उदाहरण में दिया हुआ है, मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पर जो बोलने वाला खुद के बारे में बता रहा है। ठीक है। अब देखिए मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता, सुनने वाले के लिए होता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए यहाँ पर बोलने वाला भी होगा, सुनने वाला भी होगा। तो जो व्यक्ति बोलेगा, सुनने वाले के सुनेगा, उसको कोई सुनने वाला वहां होगा। अर्थात जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के लिए होता है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए दिया है, आपके उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, तुम कहाँ जा रही हो। लड़का ये बात बोल रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, तो उसे जवाब मिल रहा है, मैं खेलने जा रही हूँ। यानी कि यहाँ पर सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, वो हो गया मध्यम पुरुष। तुम कहाँ जा रही हो, तुम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जा रहा है। जैसे कि पहले वाले में क्या था, उत्तम पुरुष में क्या था, मेरा नाम शिखा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं, मेरा, ये बोलने वाले के लिए किया जा रहा है। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो हो गया उत्तम पुरुष। यहाँ पर श्रोता जो है, सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो हो गया मध्यम पुरुष। उसके बाद है अन्य पुरुष, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए, जिसके विषय में बात की जाए, किसी अन्य के बारे में बात की जाएगी, उसमें प्रयोग मिलाते हैं, उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले किसी अन्य के लिए, किसी दूसरे के लिए, किसी अन्य विषय के बारे में की जाती है, वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डायलॉग दिया हुआ है, उस लड़की को बुलाओ। देखिए बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, लेकिन दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी अन्य के बारे में, किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। इस बातचीत में देखिए उस और उसे शब्द किसी तीसरे के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष है। देखिए उस लड़की को बुलाओ, क्यों, उसे कुछ देना है, तो उसे, उस, दोनों में क्या है, मतलब किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, तीसरे के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि अन्य पुरुष। अब देखिए आपको इसमें और भी दिया हुआ जिसको आप देखेंगे ध्यान से,
संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों में भी रूप रचना होती है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनके कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में बदलाव आ जाता है। तो इसको आपको जो आपके पुस्तक में दिया है उसका अभ्यास करना होगा, समझना होगा। अब आइए जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिले उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसे किसी निश्चित व्यक्ति यानी पर्टिकुलर एक मतलब दिया रहेगा, कुछ भी जो सेंटेंस रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा, तो किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताएगा। जैसे वह कार मेरी है, वह, इसने बूढ़े आदमी की मदद की, इसने। इन वाक्यों में वह और इसने किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु की जानकारी दे रहा है। वह मेरी कार है कि निश्चित है कि कार उसकी है, वह मेरी कार है। इसने बूढ़े आदमी की मदद की, क्या की? बूढ़े आदमी की मदद की। इसने क्या हो गया? सर्वनाम शब्द जिसमें आपको एक निश्चित व्यक्ति के बारे में, ठीक है, किसी निश्चित वस्तु के बारे में बताया जा रहा है। यह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी का जस्ट अपोजिट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी नहीं मिलती है। मैंने क्या बोला? जस्ट इसका अपोजिट। आपको कोई बुला रहा है, पलंग के नीचे कुछ गिरा है। कोई और कुछ दोनों सर्वनाम शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि निश्चित नहीं है आपको कोई बुला रहा है, कौन बुला रहा है ये दिया नहीं है। पलंग के नीचे कुछ गिरा है, क्या गिरा यह भी नहीं बताया गया है, यानी कि कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के दो भाग में आए तथा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाए, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए यहाँ पर समझने की आवश्यकता है आपको। वे सर्वनाम शब्द वाक्य होगा, वाक्य दो भाग में होगा और बीच में उसे जोड़ने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग रहेगा। ठीक है, मतलब एक तरह से जोड़ेगा, संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध स्थापित करेगा। उतना ही खाओ जितना पचा सको, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। अब देखिए, उतना ही खाओ पचा सको, बीच में कुछ छूट रहा है तो इसको लगाया गया है जितना। उतना और जितना संबंधवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो और वो, ये देखिए जोड़ने के लिए बीच में लगा है ओ, वो सफल होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। ये बहुत ही इजी है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। आपकी मुट्ठी में क्या है, वहाँ कौन खड़ा है, क्या और कौन, देखिए यहाँ पर ये प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं अपने आप खा लूंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो सर्वनाम शब्द कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए, अपने आप, स्वयं। अब देखिए आया इन वाक्यों में अपने आप आया है और स्वयं आया है, जो कर्ता के लिए किया गया है, अतः यह निजवाचक सर्वनाम होगा। और बाकी चीज़ें जो दी है आपकी पुस्तक में, उसको आप खुद से इसको अभ्यास में लाएंगे, समझेंगे, लिखकर चेक करेंगे, तो आपको उसको समझने में बहुत आसानी होगी।
यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। आगे जैसा भी निर्देश होगा आप सभी को दिया जाएगा।